नमस्कार। आज हमारा प्रश्नोत्तरों की सीरीज़ के अंदर हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिणी भारत से प्राप्त किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। देखिए, इतिहास में अशोक एकमात्र ऐसा शासक हुआ है जिसने अपनी विजय गाथाओं को अंकित कराने के बजाय प्रजा के कल्याण के लिए, धर्म प्रचार के लिए अभिलेखों का अंकन करवाया था। ठीक है, और उसे अभिलेखों के अंदर देवानाम, प्रिय या प्रियदर्शी आदि नामों से संकेतित किया गया है। लेकिन फिर भी दक्षिणी भारत से प्राप्त अभिलेख है मस्की और गुर्जरा। इन अभिलेखों में अशोक का मूल नाम अशोक ही मिलता है। और अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा है वो ईरान के हकमनी वंश के शासकों से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कलिंग आक्रमण के समय वहाँ का शासक नंदराज था। देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। और कलिंग का यह युद्ध है वो सम्राट अशोक का पहला और अंतिम युद्ध था। यानी इससे पहले कोई उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा था और ना ही उसके बाद युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध के अंदर बहुत ही भयानक कांड हुआ। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। इस युद्ध के अंदर ब्राह्मणों, शर्मणों, ग्रस्तों आदि सभी ने हिस्सा लिया था और सभी को हानि पहुंची थी। उन सब का हृदय विदारक दृश्य देखकर ये जो अशोक है वो विचलित हो गए और उन्होंने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। इसी युद्ध के बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि इस समय जो कलिंग का शासक था वो नंदराज था। ठीक है, और ये हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। नेक्स्ट, किस पुस्तक के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले शिव का उपासक था। देखिए, यहाँ 4 पुस्तकें दी गई, अर्थशास्त्र, रातरंगिणी, मुद्रा राक्षस, इंडिका। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है, रातरंगिणी कल्याण की रचना है और इंडिका यूनानी मेगस्थनीज की रचना है। तो कश्मीर के बारे में इतिहास को लिखा गया एक लेख है रातरंगिणी, ये कल्याण की रचना है। इसी से पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले शिव का उपासक था। ठीक है, और रातरंगिणी जो कल्याण ने लिखी है उसके आधार पर माना जाता है कि कश्मीर का पहला शासक अशोक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यानी एक तरफ अशोक के काल के वर्ष की बात है तो दूसरी तरफ उसके द्वारा की गई बौद्ध धर्म से संबंधित यात्रा या युद्ध का उल्लेख है। तो ये कब हुआ था? देखिए, पहला है 8वें वर्ष, यानी अभी हमने पहले प्रश्न में देखा था। ठीक है, दूसरे प्रश्न में कलिंग युद्ध का जिक्र आया था, उसी भांति यहाँ हमें 8वें वर्ष दिया गया है। देखिए, जहाँ तक 8वें वर्ष की बात है, अशोक ने 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, अशोक का 8वें वर्ष कलिंग युद्ध है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर चढ़ाई की थी। दूसरा इसका है 10वें वर्ष। देखिए, 10वें वर्ष इन्होंने बोध गया बिहार की यात्रा की थी, जो इनकी पहली यात्रा थी धर्म के क्षेत्र में। और तीसरा है 14वें वर्ष। देखिए, 14वें वर्ष इन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी और 20वें वर्ष इन्होंने लुम्बिनी वन की यात्रा की थी। इस प्रकार इसका संकेत 1 के अंदर गै से बैठ रहा है, जो कि अपना 3 के अंदर और 4 के अंदर 2 में लग रहा है, जबकि 2 है 10वें वर्ष, उसका बोध गया घ। तो यहाँ इसका उत्तर अपने को बैठेगा स। ठीक है, 5वां यहाँ प्रश्न अपने को दिया गया है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने भूमि कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। देखिए, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी वन की यात्रा की थी और वहीं पर ये रुमिंदी अभिलेख है। उस लुम्बिनी वन की यात्रा के दौरान उन्होंने वहाँ पर धार्मिक कर
ठीक है। देखिए धार्मिक कर कौन सा था, बलि। धार्मिक कर बलि को तो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, और वहाँ जो भूमि कर लगता था उसको कहते थे भाग। उस भूमि कर भाग को घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया गया। इसका उल्लेख रोमिंदी अभिलेख से चलता है, ठीक है। कहीं कहीं ये आता है कि अशोक का ऐसा अभिलेख जिसका विषय आर्थिक है, तो आर्थिक विषय से संबंधित अभिलेख फिर कौन सा हो गया, वो हो गया रोमिंदेयी अभिलेख। नेक्स्ट, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है। देखिए राज्य अभिषेक से संबंधित अशोक ने अपने शिलालेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध है वो शाक्य वंशी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की परिभाषा कौन से स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। देखिए अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा है वो दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में दी है। देखिए दूसरे स्तंभ लेख में तो अशोक खुद कहता भी है कि जो बौद्ध धम्म है या जो धम्म है, उस धम्म को अपनाने के लिए 8 सद्गुणों का, कितने सद्गुणों का, यानी 8 सद्गुणों का अभ्यास आवश्यक है, और 5 निषेध आचरण है वो निषेध किए गए हैं, तो वो धम्म के पालन के लिए आवश्यक अंग बताए हैं। इस प्रकार दूसरे और 7वें स्तंभ लेख से अशोक के धम्म की परिभाषा ज्ञात होती है। नेक्स्ट प्रश्न अपना दिया गया है, अशोक के बुद्ध के त्रिरत्नों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। देखिए जिस प्रकार जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इस भांति, तो उसी प्रकार बुद्ध धर्म के या बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न हैं, जो है बुद्ध, धम्म, संघ। यानी बौद्ध धर्म के कौन कौन से त्रिरत्न हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ। इन त्रिरत्नों का जिक्र भाब्रू शिलालेख से हुआ है। अशोक का एक भाब्रू शिलालेख है, वो बेराठ जयपुर से प्राप्त हुआ है, जिसे लघु शिक्षा पाषाण स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस शिलालेख पर 7 पुस्तकों का नाम अंकित है। तो बुद्ध, धम्म, संघ त्रिरत्नों का उल्लेख अशोक के भाब्रू शिलालेख पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। देखिए अशोक के शिलालेख हैं उन जगह है। देखिए सबसे पहला शिलालेख अपने को दिया गया है सांची। देखिए सांची का जो शिलालेख है वो रायसेन मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त होता है। दूसरा सारनाथ का शिलालेख वाराणसी से प्राप्त हुआ है, और वहीं गुज्जरा है वो दक्षिणी भारत से प्राप्त शिलालेख है, और जहाँ तक शहबाजगढ़ी शिलालेख की बात है वो पश्चिम उत्तर भारत सीमांत में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अपना स ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख लिखने की प्रेरणा अशोक को किससे मिली, ठीक है। तो इन शासकों के अंदर डेरियस प्रथम है, उससे अभिलेख लिखने की प्रेरणा अशोक को मिली थी। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान के हखमनी वंश के शासकों से मिली थी। अशोक के अभिलेख इस बात में अलग है कि उन पर विजय गाथाएं नहीं हैं, बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए घोषणाएं हैं, और साथ ही साथ धर्म के प्रचार के लिए बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट, निम्न में से अशोक का कौन सा अभिलेख ख्रोष्टी लिपि में है, ठीक है। देखिए अशोक है, उसने अभिलेखों के अंदर जो लिपियों का इस्तेमाल किया गया है उनमें मानसेहरा और शहबाजगढ़ी ये ऐसे अभिलेख हैं जिनमें ख्रोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक का शासनकाल रहा है। देखिए अशोक का शासनकाल 40 वर्ष रहा है। कितने वर्ष? 40। देखिए सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया है। देखिए ऐसा माना जाता है कि अशोक ने जो राज्यरोहण है वो तो 269 ईसा पूर्व में कर लिया था, लेकिन ये जो 4 साल का अंतर है 269 और 273 के बीच का, ये 4 साल उसके पारिवारिक संघर्षों का काल था। कहते हैं उसने अपने इस 4 साल के संघर्ष में अपने 99 भाइयों को मारकर सत्ता को प्राप्त किया था। तो इस प्रकार उसका मूल है वो राज्याभिषेक 273 से 232 अर्थात ईसा पूर्व में था, और 40 साल तक उसका लगभग शासन रहा है।
अशोक के बाद कौन शासक बना जिसे धर्म विवर्धन कहा गया है? अशोक के बाद के शासकों के अंदर कुणाल शासक बना था जिसके बारे में धर्म विवर्धन नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? देखिए, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं जिन्हें कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के इन सप्तांग सिद्धांतों के अंदर उसने जो अंग बताए हैं वो है राजा, ऐमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र, ये 7 उसने राज्य के अंग बताए जो एक सही सुदृढ़ राज्य को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट, सुमेलित करना है विविधता अध्यक्ष। देखिए, विविधता अध्यक्ष है वो चारागाह का अध्यक्ष है, लक्षणाध्यक्ष है वो मुद्रा जारी करने वाला अध्यक्ष है, सूत्राध्यक्ष यानी सूत से बनाए कताई बुनाई, और सीता वो कृषि से संबंधित है, सीता अध्यक्ष। देखिए, अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं में विविधताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, सीताध्यक्ष आदि आता है। इस प्रकार यहाँ से ऑप्शन सही बैठेगा। अशोक के समय मगध साम्राज्य 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, तो इनमें कूट का मिलान कीजिए कि किस प्रकार ये क्षेत्र थे। देखिए, जहाँ तक तक्षशिला है वो है किससे संबंधित? उत्तरापथ, तक्षशिला उत्तरापथ। अवंती राष्ट्र किससे सुमेलित है? उज्जैनी से। और कलिंग है तोसाली, यानी कलिंग की राजधानी तोसाली बनाई गई थी, ठीक है। और सुवर्णगिरी की राजधानी बनाई गई थी दक्षिणापथ। और वहीं पाटलिपुत्र है वो किससे जुड़ा हुआ है? मध्य देश। ध्यान रखें, आज का जो पाटलिपुत्र पटना है, ठीक है। इसमें से ऑप्शन सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज को कितने भागों में बांटा गया था? देखिए, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों के अंदर विभाजित किया है। देखिए, मेगस्थनीज यहाँ एक यूनानी था, विदेशी था, जो भारतीय चतुर्वर्ण व्यवस्था को नहीं समझ सका, क्योंकि भारतीय समाज के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन मेगस्थनीज ने उसी व्यवस्था को काम के आधार पर बांटा और भारतीय समाज को उसने 7 जातियों के अंदर विभाजित किया था। नेक्स्ट, सैनिक प्रबंध की देख रेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो सैनिक प्रबंध की देख रेख करने वाला अधिकारी था अंतःपाल, ठीक है। कौन था? अंतःपाल। नेक्स्ट, किसने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथ की एक विराट सेना थी? देखो, इसके बारे में जहाँ तक उल्लेख है वो मेगस्थनीज की इंडिका के अंदर आया है, जिसने इन सब का उल्लेख किया है। यहाँ देखिए, पहली रचना है चाणक्य की अर्थशास्त्र। देखिए, चाणक्य है वो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, उसकी रचना अर्थशास्त्र वो राजनीति का एक मुख्य शास्त्र है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो वृषल शब्द है वो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में आया है। और ये चौथी रचना जो दी गई है फायान की, फो काओ की, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और उसके बारे में यहाँ उल्लेख मिलता है, लेकिन कहीं भी चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम नहीं मिलता। 20वां प्रश्न है, मौर्यकालीन सबसे ऊपर का केंद्रीय न्यायालय कहाँ था? देखिए, मौर्य काल में सबसे ऊपर का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र का था, क्योंकि यहीं से राजा है वो अपने राज्य का संचालन किया करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अशोक, देखिए अशोक मौर्य सम्राट था। बिंदुसार है वो अशोक के पिता थे। अजातशत्रु ये यहाँ अलग है, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार बने, उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार के पुत्र अशोक बने। तो यहाँ अजातशत्रु है वो सही नहीं है।
हालांकि अजातशत्रु के समय की एक प्रमुख घटना है वो बौद्ध संगीति का आयोजन है। 22वां प्रश्न, सांची किस कला का निरूपण करता है? देखिए सांची है वो बौद्ध कला का निरूपण करता है, जो स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप, जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है। अशोक के कौन से शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं? ठीक है। तो अशोक का देखिए दूसरा और 13वां शिलालेख ऐसे हैं जिनसे हमें संगम राज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है। और 13वें लेख में ही कलिंग के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? देखिए इनमें 4 बातें दी गई है। ये अखंड हैं, इन पर बढ़िया पालिश है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार है। देखिए यहाँ स ऑप्शन है वो अपना गलत होगा, क्योंकि ये शिलालेख अखंड भी है और इन पर बढ़िया पालिश भी है और स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार भी है। ये स्थापत्य संरचना के कोई भाग नहीं है। तो इस प्रकार अशोक स्तंभों के बारे में ये बातें अभिहित हैं। धन्यवाद।